एसपी मैडम हर रोज एक भिखारी को खाना देती थी, चुपचाप बिना कुछ कहे, जैसे कोई कर्ज अदा कर रही हो। कई बार लोगों ने पूछा कौन है ये, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन वही भिखारी बोला, मैडम मुझसे शादी कर लो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उसके लफ्जों में मजाक कम और हक का एहसास ज्यादा था। लोगों ने हंसकर टाल दिया, पर मैडम का चेहरा जर्द पड़ गया, जैसे कोई भूला हुआ अतीत फिर से सामने आ खड़ा हुआ हो। क्या ये सिर्फ एक पागल की बकवास थी, या वो रिश्ता जिसे वर्दी और वक्त ने छीन लिया था? हर सुबह शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक काली स्कॉर्पियो आकर रुकती और उसमें से उतरती थीं एसपी काव्या शेरगिल, सख्त मिजाज, बेदागा ईमानदार और जनता की पसंदीदा एसपी मैडम। रोज की तरह वो सड़क किनारे बैठे एक खामोश फकीर को चुपचाप कुछ रुपए थमाती, जिसे वो सिर झुकाकर स्वीकार करता, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। उसकी आंखों में हर रोज कोई अनकहा दर्द तैरता था। 2 साल पहले अपने पति की रहस्यमयी मौत के बाद काव्या की जिंदगी जैसे थम गई थी, मगर उन्होंने कभी अपने कर्तव्य की डगर नहीं छोड़ी। एक दिन हल्की बारिश की बूंदों के बीच फकीर ने पहली बार कुछ कहा, मैडम मुझसे निकाह कर लीजिए। काव्या ठिठकी, फिर हल्के से मुस्कुराकर बात को टाल गई। मगर इस बार फकीर ने रुपये नहीं लिए, बस चुपचाप बैठा रहा। अगले दिन उसने धीमे स्वर में कहा, अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। काव्या भड़क उठी, लेकिन तभी फकीर बोला, मैं एक बड़ा गुनाह होने से पहले आपको उसकी खबर दे सकता हूँ। अब काव्या सतर्क हो गई। एक फकीर और अपराध की जानकारी, ये अब महज रोज की आदत नहीं थी, ये किसी गहरे रहस्य की दस्तक थी। जब शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर रात का सन्नाटा पसरता, तो वही फकीर अब भी उसी जगह बैठा मिलता, जैसे अंधेरे में भी कुछ देख रहा हो, कुछ सुन रहा हो। एक सुबह जब एसपी काव्या शेरगिल अपनी ड्यूटी पर निकल रही थीं, उसने धीरे से कहा, मैडम कल रात पास के बंद गोदाम में कुछ लोग हथियार लेकर जमा थे, कुछ बड़ा होने वाला है। काव्या को उस पर यकीन तो नहीं था, मगर उन्होंने फौरन जांच के आदेश दिए और अगले ही दिन वहां से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए। वो दंग रह गईं। एक साधारण फकीर को इतनी सटीक जानकारी कैसे थी? जब उन्होंने पूछा, तुम हो कौन, तो वह बस मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जो दिखता हूं, लेकिन इस शहर की हर गली मेरे जहन में बसती है। फिर उसने खुद को अनिरुद्ध बताया। इसके बाद उसने कई अपराध पहले ही भांप लिए, चोरी, स्मगलिंग, अपहरण की योजनाएं, और हर बार उसकी बात सच निकली। अब वो सिर्फ एक फकीर नहीं था, काव्या के लिए वो एक पहेली बन चुका था। दोनों के बीच चुपचाप भरोसा पनपने लगा। अब काव्या उसे पैसे नहीं देती थीं, बल्कि बैठकर बातें करती थीं, चाय थमाती, खबरें पूछती। एक दिन यूं ही फकीर मुस्कुराया, आपने कहा था ना, बारिश में कॉफी पीने का मजा ही कुछ और होता है। वो बातें अब सिर्फ बातें नहीं रह गई थीं, कोई पुराना रिश्ता धीरे धीरे उभरने लगा था। काव्या शेरगिल सन्न रह गईं। ये बात तो उन्होंने सिर्फ रथित तिवारी से कभी कही थी और किसी को नहीं, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया और मुस्कुराकर बोली, शायद तुमने मुझे कभी फोन पर बात करते सुना होगा। लेकिन सवाल उनके मन में बीज की तरह जम चुका था। फिर एक रात जब थाने से लौटते वक्त काव्या की गाड़ी सुनसान सड़क पर अचानक बंद हो गई। बारिश भी तेज हो रही थी। वो अकेली और असहाय खड़ी थी। तभी जैसे अंधेरे को चीरते हुए वही फकीर वहां आ पहुंचा। मैडम इस वक्त आप अकेली नहीं होनी चाहिए थीं, उसने गाड़ी खोलते हुए कहा। उसके शब्दों में एक ऐसी परवाह थी जो किसी अजनबी की नहीं हो सकती। काव्या ने उस रात उसे अपने घर चलने का आग्रह किया। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन आखिरकार मान गया। घर पहुंचकर उन्होंने उसे गर्म खाना परोसा। पहला निवाला लेते ही फकीर ने कहा, ये स्वाद जैसे किसी भूले हुए समय की याद लौट आई हो। काव्या का दिल धक से रह गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सवालों की आंधी चल रही थी। अगले ही दिन उन्होंने अपने पुराने दोस्त और फोरेंसिक विशेषज्ञ शौर्य मल्होत्रा को बुलाया। उन्हें फकीर की चुपके से ली गई तस्वीर दिखाई। शौर्य तस्वीर को गौर से देखते हुए बोला, चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कह सकता। मुझे डीएनए या फिंगरप्रिंट जैसे सैंपल चाहिए होंगे। काव्या उलझन में थी। वो नहीं चाहती थी कि फकीर को शक हो कि वह जांच के घेरे में है। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन उन्होंने फकीर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका देना चाहती हूँ। यहीं रहो मेरे साथ, एक बेहतर जिंदगी के लिए। फकीर ने थोड़ी देर चुप रहकर देखा, फिर सहमति में सिर हिला दिया। अब काव्या शेरगिल के लिए सच्चाई और भी करीब थी, लेकिन वो जानती थीं यह सफर आसान नहीं होगा। हर जवाब से पहले सवालों की एक और परत खुलने वाली थी। अब काव्या शेरगिल के घर में अनिरुद्ध का आना जाना एक आम बात हो गई थी। उसने खुद को सिर्फ एक फकीर नहीं, बल्कि एक भटका हुआ मुसाफिर बताया था। काव्या ने उसे अपने घर के पिछवाड़े एक छोटा कमरा दे दिया था, एक शांत कोना जहां कोई उसे सवालों की नजरों से न घूरे। शुरुआत में अनिरुद्ध ने बहुत मना किया, लेकिन काव्या शेरगिल के जोर देने पर उसने सिर झुका लिया। पर
पर उनके दिल में सिर्फ करुणा नहीं थी, जिज्ञासा भी थी। ये आदमी जो भीड़ में गुमनाम बैठा रहता है, कैसे शहर के सबसे गहरे राज्यों से वाकिफ है, और क्यों हर बार उसकी बातों में रथित तिवारी की एक झलक दिख जाती है। नहीं, काव्या बार बार खुद को समझाती, वो सिर्फ एक याद है, रथित तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है। अनिरुद्ध अब उनके घर का हिस्सा था, लेकिन उसका दिन अब भी उसी पुराने अंदाज में बीतता। सुबह निकलता, सिग्नल के पास बैठता, राहगीरों से चंद सिक्के मांगता और शाम ढलते ही वापस लौट आता। एक दिन काव्या ने उससे सीधा सवाल किया, अब जब तुम्हारे पास रहने को जगह है, खाने को खाना है, तो फिर भी तुम उसी चौराहे पर क्यों जाते हो? अनिरुद्ध बस मुस्कुराया और बोला, मैडम, वो सिग्नल ही मेरा सच है, मैं वहाँ जो हूँ वही हूँ। इसी बीच एक शाम काव्या शेरगिल को थाने से तत्काल सूचना मिली। नरेन माथुर नामक एक नामी व्यवसायी के गोदाम में भीषण आग लग गई थी। वही गोदाम जिसमें कुछ सप्ताह पहले अनिरुद्ध की सूचना पर हथियारों का जखीरा मिला था। काव्या बिना देरी किए मौके पर पहुंची। गोदाम का आधा हिस्सा राख में बदल चुका था, लेकिन उस खाक के ढेर में जो मिला उसने उनके होश उड़ा दिए। जले हुए दस्तावेजों के बीच एक तस्वीर बच गई थी, एक युवक की, जिसका चेहरा हूबहू रथित तिवारी से मेल खाता था। तस्वीर के पीछे लिखा था, रथित तिवारी 2019 अग्रवाल एंटरप्राइजेज। काव्या शेरगिल के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तस्वीर को संभालकर बैग में रखा और लौट आई। उस रात नींद तो दूर, आंखें तक नहीं झपकी। क्या ये रथित तिवारी की ही तस्वीर है? अगर वो जिंदा था तो कार एक्सीडेंट में किसकी लाश मिली थी, और नरेन माथुर का इससे क्या ताल्लुक है? इन सवालों ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। अगले दिन काव्या ने तय किया कि अनिरुद्ध से बात की जाएगी, लेकिन जब वह सिग्नल पहुंची, अनिरुद्ध वहां नहीं था। पूरा दिन वह इधर उधर भटकती रही। सिग्नल, मंदिर की सीढ़ियां, पुराने फुटपाथ, हर उस जगह जहां अनिरुद्ध कभी बैठा करता था, लेकिन वह जैसे गायब हो चुका था। शाम को थकी हुई जब काव्या घर लौटी तो देखा कि अनिरुद्ध उनके दरवाजे पर बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था, कपड़े मैले, आंखों में कोई बोझ। तुम कहाँ थे? काव्या ने पूछा। अनिरुद्ध ने नजरें झुका ली। कुछ जरूरी काम था मैडम, आप परेशान मत हो। काव्या उससे तस्वीर के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन ठहर गई। बस एक साधारण सा सवाल किया, तुम नरेन माथुर को जानते हो? अनिरुद्ध कुछ पल चुप रहा, फिर काव्या की आंखों में गहराई से झांकते हुए बोला, इस शहर में शायद ही कोई हो जो उसे न जानता हो। बड़ा आदमी है। उसके लहजे में कुछ था, जैसे कोई छुपी हुई चुभन, या शायद कोई ऐसा डर जो अब तक दफन था। काव्या की बेचैनी बढ़ गई। अगले ही कुछ दिनों में नरेन माथुर के गोदाम में लगी आग की जांच तेज कर दी गई। शुरुआती रिपोर्ट्स में सामने आया कि ये महज कोई हादसा नहीं था, गोदाम को जानबूझकर आग लगाई गई थी। गवाहों ने बताया कि रात के अंधेरे में एक अजनबी को वहां भटकते देखा गया था, लंबा चोगा पहने हुए और सिर पर एक पुराना फटा हुआ साफा, हूबहू वैसा जैसा अनिरुद्ध अक्सर पहनता है। अब शक की लकीरें गहराने लगी थीं। काव्या शेरगिल समझ चुकी थीं, अनिरुद्ध सिर्फ वो नहीं है जो वो खुद को बताता है, बल्कि शायद वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो अब भी अतीत की राख से उठ रहा था। काव्या शेरगिल अब इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं कि अनिरुद्ध के इर्द गिर्द कुछ तो असामान्य है। उन्होंने अपने भरोसेमंद गुप्त अधिकारी प्रवीण बंसल को आदेश दिया, हर मूवमेंट ट्रैक करो, वो आखिर रात को जाता कहाँ है। कुछ ही दिन में प्रवीण ने रिपोर्ट दी, मैडम, हर रात वो एक पुराने खंडहर में जाता है, वहाँ कुछ अजनबी लोग उससे मिलते हैं, बातचीत होती है, लेकिन क्या, ये समझ नहीं आता। अब ये खेल और भी पेचीदा हो चला था। काव्या ने बिना वक्त गंवाए खुद उस खंडहर का निरीक्षण किया। खंडहर में धूल, दीवारों पर टूटे निशान और फर्श पर बिखरे कुछ जले हुए कागज। उन्हीं में एक कोने से कुछ पुराने दस्तावेज मिले, अग्रवाल एंटरप्राइजेज की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो एक पुराना खत था, जिस पर लिखा था, रथित तिवारी, तुम्हें ये राज्य अपने साथ दफन करने होंगे। अगर अग्रवाल को पता चला तो वो तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। काव्या शेरगिल की आंखें सन्न रह गईं। तविश, क्या वो जिंदा है? अब ये शक नहीं, एक डर बन गया था। काव्या ने तय किया, अब नरेन माथुर से सीधे बात होगी, लेकिन उससे पहले अनिरुद्ध की चुप्पी तोड़ना जरूरी था। उसी रात काव्या ने अनिरुद्ध को बुलाया। उन्होंने एक तस्वीर सामने रखी। ये कौन है? उन्होंने पूछा। आवाज में सख्ती थी। अनिरुद्ध ने तस्वीर देखी। उसकी आंखों में एक हल्का कंपन आया, लेकिन चेहरा शांत रहा। कुछ जवाब वक्त देता है मैडम, लेकिन इतना कह सकता हूँ, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। काव्या का धैर्य जवाब दे गया। अगर तुमने अब भी सच नहीं बोला तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। अनिरुद्ध बस मुस्कुरा दिया।
अगर आप मुझे गिरफ्तार करती हैं तो वो हकीकत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी जिसे आप जानना चाहती हैं। एक ठहराव के बाद अनिरुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, अग्रवाल के दफ्तर के नीचे एक तहखाना है, वहीं वो सब छुपाता है, दस्तावेज, रिकॉर्ड, हर काला सच। काव्या शेरगिल ने फौरन अपनी टीम को तैयार किया और रातों रात छापा मारा। तहखाने में वो सारे सबूत थे जिनकी उन्हें तलाश थी। छापे के बाद नरेन माथुर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सब कुछ पाने के बाद भी काव्या को चैन नहीं मिला। दिल अब भी बेचैन था, दिमाग सवालों से भरा। उन्होंने अपने करीबी फॉरेंसिक एक्सपर्ट शौर्य मल्होत्रा को बुलाया और कहा, मुझे इस आदमी की पहचान चाहिए, जो भी टेस्ट करना पड़े करो। अनिरुद्ध का डीएनए नमूना लिया गया, लेकिन नतीजे में वक्त लगना तय था। कुछ ही दिन बाद काव्या शेरगिल के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी ओर एक भारी और चेतावनी भरी आवाज थी, मैडम एसपी, बहुत तेज हो गई हो, लेकिन सच जानने की कीमत होती है। अनिरुद्ध को छोड़ दो वरना अंजाम भुगतोगी। कॉल कट गया। अब काव्या को साफ समझ में आ गया, अनिरुद्ध कोई मामूली भिखारी नहीं है, उसके पीछे कुछ बहुत गहरा और बड़ा छुपा है। पर अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। हर दिन, हर रात उनके मन में एक ही सवाल गूंजता, वो कौन है? उसकी आंखें, उसका लहजा, क्या वो वाकई रथित तिवारी है? इसी बीच अनिरुद्ध की हरकतें पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी हो गई थीं। दिन में चौराहे पर बैठता, रात को वापसी, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। एक गहरी शांति, जैसे किसी अनसुलझे सवाल का जवाब उसे मिल चुका हो। सच ये था, अनिरुद्ध वही था जिसे काव्या शेरगिल ने 2 साल पहले एक कार हादसे में खो दिया था। अनिरुद्ध यानी रथित तिवारी हादसा नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित हत्या जो नाकाम रही। अब काव्या को एक और धमकी मिली, अगर अनिरुद्ध तुम्हारे घर में रहा तो अगला निशाना तुम हो सकती हो। लेकिन इस बार उन्होंने फोन पर ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, किसी और से डराया जा सकता है, मुझसे नहीं। कॉल जैसे ही खत्म हुई, काव्या शेरगिल की आंखों में अलर्ट की लाल बत्ती जल उठी। बिना देर किए उन्होंने अपनी साइबर यूनिट को एक्टिवेट किया और उस अज्ञात कॉल को ट्रेस करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में रिपोर्ट आई, कॉल की लोकेशन एक सुनसान गोदाम की थी जो नरेन माथुर की कंपनी की संपत्ति के तौर पर रजिस्टर्ड था। यह जानकर काव्या को यकीन हो गया कि विवेक के गिरफ्त में होने के बावजूद उसका नेटवर्क अभी भी सक्रिय है। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्या अनिरुद्ध भी इस खेल का हिस्सा है? उधर रथित तिवारी, जो अब अनिरुद्ध की पहचान में छुपा था, जानता था कि असली शिकार अभी जिंदा है। वह शख्स जिसने उसकी जिंदगी, नाम और रिश्ता सब छीन लिया, वो अब काव्या शेरगिल को भी निशाना बना रहा था। चौराहे पर भिखारी की जिंदगी जीते हुए रथित तिवारी ने जो जानकारियां इकट्ठी की थीं, उनसे साफ था कि नरेन माथुर तो केवल एक प्यादा था। असली बात जी किसी और के हाथ में थी, एक ऐसा चेहरा जो अब तक अंधेरे में था। रथित तिवारी को एहसास था कि अब काव्या को सब सच बताना खतरनाक होगा। एक गलत कदम उसकी जान पर भारी पड़ सकता है। लेकिन वक्त की रेत अब मुट्ठी से फिसल रही थी। अगली ही शाम अनिरुद्ध ने काव्या को एक और सूचना दी, एक पुराने फैक्ट्री में हथियारों का बड़ा लेन देन होने वाला है। काव्या ने अपनी यूनिट को सक्रिय किया और ऑपरेशन का नेतृत्व खुद संभाला। फैक्ट्री में छापा पड़ा और कई अपराधी पकड़े गए, मगर वहीं एक गिरफ्तार व्यक्ति ने ऐसा राज उगला जिसने सभी को चौंका दिया। इस सौदे का मास्टरमाइंड कभी खुद सामने नहीं आता, लेकिन उसे उस भिखारी के बारे में सब पता है जिसे तुम अनिरुद्ध कहती हो। काव्या शेरगिल की रगों में सिहरन दौड़ गई। क्या अनिरुद्ध सच में खतरे में है, या यह सब कुछ उसके ही इशारों पर चल रहा है? मन में द्वंद्व शुरू हो गया था। एक तरफ वही अनिरुद्ध था जिसने कई अहम जानकारियां देकर बड़े अपराध रोके, दूसरी ओर उसका बार बार अचानक गायब हो जाना और रहस्यमय चुप्पी शक को जन्म दे रही थी। इस असमंजस के बीच उन्होंने शौर्य मल्होत्रा को कॉल किया। डीएनए रिपोर्ट कितने दिन में आ जाएगी? शौर्य का जवाब आया, बस 2 दिन और, फिर सारा सच सामने होगा। उस रात जब काव्या अपने घर लौटी तो घर में सन्नाटा था। अनिरुद्ध नदारद था, सिर्फ एक छोटा सा कागज टेबल पर रखा था। मैडम, कुछ जरूरी काम है, जाना पड़ रहा है, मैं वापस जरूर आऊंगा। यह नोट किसी भारी तूफान से पहले की शांति जैसा लगा। काव्या शेरगिल अब और इंतजार के मूड में नहीं थीं। उन्होंने तय किया कि अब वह खुद इस रहस्य का पीछा करेंगी। अपने भरोसेमंद इंस्पेक्टर प्रवीण बंसल को बुलाकर उन्होंने सीधी बात कही, अब अनिरुद्ध के पीछे जाना है, छुप छुप कर नहीं, सामने से।
प्रवीण ने जानकारी दी कि अनिरुद्ध को आखिरी बार शहर के किनारे स्थित उसी पुराने फैक्ट्री के पास देखा गया है जहां हाल में छापा पड़ा था। काव्या ने टीम तैयार की, लेकिन इस बार वह अकेले निकलने का निर्णय ले चुकी थी। उन्हें लग रहा था अब सवाल पूछने का नहीं, जवाब लेने का वक्त है। उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर की गोलियां चेक की, मोबाइल का ट्रैकर ऑन किया और बिना किसी को बताए कार में बैठ गईं। कारखाने की ओर बढ़ती रात और उसके साथ बढ़ता सन्नाटा एक अजीब सी बेचैनी लेकर चल रहा था। हर मोड़ पर अंधेरा था और हवा में खतरे की गंध थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह रात उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। काव्या शेरगिल धीरे धीरे पुराने कारखाने के पिछवाड़े से अंदर दाखिल हुई। हर कदम संभल कर रख रही थी, लेकिन जैसे ही भीतर पहुंची उसके कदम ठिठक गए। एक टूटी फूटी मेज के सामने अनिरुद्ध खड़ा था और उसके ठीक सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विनीत अग्रवाल था, नरेन माथुर का छोटा भाई। जिस इंसान को सभी ने हमेशा नाकाबिल और कमजोर समझा था, वह इस वक्त एक ऐसे रूप में सामने खड़ा था जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। विनीत की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। तू कौन है? मेरे भाई को जेल भेजा, मेरी डील्स बिगाड़ दी और अब यहाँ क्यों आया है? बोल, तेरा असली चेहरा क्या है? अनिरुद्ध एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसकी आवाज धीमे लेकिन सख्त लहजे में गूंजी। तुमने मुझे मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद तुम भूल गए कि मैं मरा नहीं था। मैं हूँ रथित तिवारी। छुपकर खड़ी काव्या शेरगिल की सांसें रुक गईं। रथित तिवारी, वही नाम जो उसने 2 साल से अपने दिल में दफन कर रखा था। क्या यह वही है, उसका पति? उसकी आंखें भर आईं, लेकिन हाथों में पकड़ी रिवॉल्वर की पकड़ और कस गई। संभल कर वह सामने आई, रिवॉल्वर सीधी विनीत की ओर तानी। रुको वहीं विनीत, और तुम अनिरुद्ध नहीं। अगर वाकई रथित तिवारी हो तो अब सच छिपाने का वक्त नहीं है, सब बताओ। रथित तिवारी ने थकी हुई आंखों से काव्या की ओर देखा। मैं सच जानना चाहता था और डरता था कि कहीं तुम भी उस खेल का हिस्सा न हो। लेकिन जब विनीत ने जेब में हाथ डाला, काव्या की नजरें सतर्क थीं। उसने गोली चलाई, हथियार छीन लिया। विनीत गिरफ्तार हुआ। अब कारखाने में सिर्फ वो 2 थे। काव्या फूट पड़ी। तुम जिंदा थे, फिर भी मुझे अंधेरे में रखा। रथित ने कहा, मैं टूटा हुआ था, लेकिन अब जान चुका हूँ, तुम ही मेरी वजह हो। उसने बताया कैसे विनीत ने उसकी कंपनी हथियाने की साजिश रची और कैसे उसने भिखारी बनकर सच उजागर किया। काव्या की आंखों में आंसू थे। उसने रिवॉल्वर गिरा दी और रथित को गले लगा लिया। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, रथित ने वादा किया। हफ्तों बाद रथित ने सबके सामने सच बताया। जिस चौराहे पर वो कभी भीख मांगता था, वही अब उनकी नई शुरुआत की गवाही बन गया। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि ये सच्चाई औरों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अगली ट्रू स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।